हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे बच्चों एसएससी 24/7 पाठशाला में। इस पाठशाला में हम पढ़ रहे थे अपनी करंट अफेयर्स की सीरीज। मंथली करंट अफेयर्स हम कवर कर रहे थे 4 सेट में। वही काम अब दोबारा से करने जा रहे हैं फरवरी के साथ। ठीक है, फरवरी महीने में जितनी भी घटनाएं घटी हैं, अच्छी बुरी, जितने भी हमारे अपॉइंटमेंट्स हुए हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, हर एक फैक्टर को कवर करेंगे। और इनमें भी हम क्या करेंगे, 100 क्वेश्चंस का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। किस तरीके से करेंगे आप सभी जानते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। जैसे हमने जनवरी मंथ का करा था वैसे ही फरवरी का करेंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाओ। हमारा पहला सेट जो 25 क्वेश्चन का होगा उन सभी का पोस्टमार्टम करने के लिए, और देखते हैं इनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में क्या आता है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। What is the name of India's first indigenously developed air-launched anti-ship missile system recently tested by DRDO? हाल ही में डीआरडीओ द्वारा परीक्षण की गई भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित एयर लॉन्च एंटीशिप मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? तो ये जो मिसाइल है जो कि टेस्ट की गई है डीआरडीओ के द्वारा, इसका नाम है ऑप्शन बी में नेवल एंटीशिप मिसाइल यानी कि नस्म एसआर। ठीक है, नेवल एंटीशिप मिसाइल यानी कि एनएएसएम, इसको हम प्यार से नस्म कह रहे हैं अभी। और एसआर का मतलब क्या होता है बच्चों? एसआर का मतलब होता है शॉर्ट रेंज। ठीक है, शॉर्ट रेंज। क्लियर है? शॉर्ट रेंज। तो नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का सफल परीक्षण किया गया है किसके द्वारा? बाय डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, इसके बारे में अगर थोड़ी सी डिटेल जाने, फरवरी 2025 में डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने कंडक्ट करा ये सक्सेसफुल फ्लाइट ट्रायल ऑफ द नस्म एसआर यानी कि नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज फ्रॉम अ सी किंग हेलीकॉप्टर। ठीक है, एट द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन चंडीपुर। ठीक है, यहां से इसका परीक्षण किया गया था। The missile successfully hit a target in sea skimming mode at maximum range, demonstrating its man-in-loop feature for in-flight retargeting. ठीक है, It is intended to be a replacement for the Sea Eagle anti-ship missile. अभी तक जो हमारी इंडियन नेवी मिसाइल्स का यूज कर रही थी वो क्या था? Sea Eagle anti-ship missiles. ठीक है, अब ये उसको रिप्लेस कर देगा। कौन रिप्लेस कर देगा? NASM-SR यानी कि नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। ठीक है, और ये जो अभी तक यूज हो रही थी वो कौन सी थी? सी ईगल एंटीशिप मिसाइल। ठीक है, इंडियन नेवी इसको यूज कर रही थी। इट इज अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स इंडिया सेल्फ रिलायंस। ठीक है, ये आत्मनिर्भरता की तरफ एक और बहुत ही एडवांस कदम है जो कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में उठाया गया है। किसके द्वारा? इंडियन नेवी और डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, अगर आप लोगों से यहाँ पे पूछा जाए, यहाँ पर हमारे पास इंडियन नेवी नाम आया है तो इससे रिलेटेड भी कुछ पूछ लेते हैं। CNS यानी कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ठीक है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो है वो है बच्चों एडमिरल। ठीक है, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। दिनेश के त्रिपाठी। ठीक है, इंडियन नेवी के जो चीफ हैं वो हैं एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक है, इन्होंने कब से अपना ऑफिस संभाला है? तो इन्होंने संभाला है 30 अप्रैल। ठीक है, अपॉइंटमेंट जरूरी होती है, डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। 30 अप्रैल 2024 से, तो इन डेट्स को आप लोग कहीं पे लिख लीजिएगा। क्लियर है? अगर यहीं पे पूछा जाए कि डीआरडीओ, ठीक है, यहाँ पे लिखा है हमारा डीआरडीओ, तो डीआरडीओ के अगर मैं चीफ के बारे में बात करूं तो आप लोग बताएंगे इनका नाम। वो नाम है समीर वी कामत। ठीक है, डॉक्टर समीर वी कामत। ये अभी करंट सेक्रेटरी हैं। ठीक है, करंट सेक्रेटरी हैं। ये करंट सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के करंट सेक्रेटरी हैं। डीआरडीओ के चेयरमैन भी हैं। ठीक है, डीआरडीओ चेयरमैन। क्लियर है? तो डीआरडीओ के चेयरमैन जो है वो कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। और करंट सेक्रेटरी के रूप में भी यही अपॉइंट है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में, R&D में। ठीक है, R&D में। क्लियर है यहां तक सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मिनिस्ट्री हैज रिलीज द सेकंड एडिशन ऑफ द टाइम यूज सर्वे 2024? किस मंत्रालय ने टाइम यूज सर्वे 2024 का दूसरा संस्करण जारी किया है? तो ये जो मिनिस्ट्री है वो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये जो टाइम यूज सर्वे है ये क्या होता है? ये डाटा कलेक्ट करता है कि कौन पर्सन कितनी देर, अपना कितना समय किस काम में बिताता है। ठीक है, चाहे वो फ़ोन देखना हो, चाहे वो अपने ऑफिस का काम करना हो, घरेलू काम करना हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो ओल्ड एज का हो या फिर हमारे बच्चे हों। ठीक है, ये हर किसी का डाटा कलेक्ट करता है टाइम यूज सर्वे। और ये एक स्टैटिस्टिक्स बनाता है जिसमें ये बताया जाता है कितने समय में,
ठीक है, कितना समय किस कार्य को दिया जा रहा है, ठीक है, कितना समय किस कार्य को दिया जा रहा है किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा, ठीक है। तो ऐसा करके एक एवरेज जो है वो हमारा स्टैटिस्टिक्स बनाया जाता है टाइम यूज सर्वे के द्वारा। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 11th चेयरपर्सन ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। देखो सेबी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया अपॉइंटमेंट का। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड यानी कि सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इनका बहुत ही आसान सा आंसर है, वो है ऑप्शन सी यानी कि तुहिन कांता पांडे। ठीक है, तुहिन कांता पांडे जी को अपॉइंट किया गया है एज 11th चेयरपर्सन ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी। ठीक है, इन्होंने किसको रिप्लेस करा है, इन्होंने रिप्लेस करा है मधवी पुरी बुच को। ठीक है, ये पहली महिला थी, ये प्रथम महिला है सेबी में जो कि चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त की गई थी। क्लियर है। तुहिन कांता पांडे वॉज अपॉइंटेड as the 11th chairperson of SEBI on 27 February with a 3-year term। ठीक है, 3 साल के टर्म के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। इन्होंने रिप्लेस किया है मधवी पुरी बुच को, हु वॉज द सेबीज फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन। ये प्रथम महिला चेयरपर्सन थी। ठीक है, सेबी की। सेबी क्या करता है आप सभी जानते हैं, सेबी रेगुलेट करता है इंडिया की सिक्योरिटीज को, शेयर मार्केट्स को। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी हुई थी 12 अप्रैल 1988 में। ठीक है, और इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा कब मिला था, 30 जनवरी 1992 को, यानी कि 13 जनवरी 1992 में इसको दर्जा दिया गया था एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द सेबी एक्ट 1992। क्लियर है। इट्स हेडक्वार्टर इज इन मुंबई अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आप सभी जानते हैं, मुंबई में, और ये किसके अंतर्गत काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बांग्लादेश हैज डेजिग्नेटेड विच डे एज नेशनल मिलिट्री मार्टरडम डे। बांग्लादेश ने किस दिन को राष्ट्रीय सैन्य शहादत दिवस के रूप में नामित किया है, तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो है ऑप्शन डी, यानी कि फरवरी 25 को इन्होंने सैन्य शहादत दिवस के रूप में नामित किया है। 2009 में बांग्लादेश में एक ट्रेजेडी हुई थी जिसको हम कहते हैं पिलखाना ट्रेजेडी। ठीक है, जिसको जाना जाता है पिलखाना ट्रेजेडी के नाम से। इस ट्रेजेडी में क्या हुआ था, 57 सोल्जर्स, बांग्लादेश के 57 सोल्जर्स और कम से कम 17-18 लोग, ठीक है, 17 से 18 लोग जो थे अदर पीपल, ये लोग बेचारे जबरदस्ती अपनी जान गंवा बैठे थे। ठीक है, ये लोग शहीद हो गए थे। तो इन्हीं की यादगार में 25 फरवरी को नामित किया गया है एज सैन्य शहादत दिवस। ठीक है, मार्टरडम डे। क्लियर है। तो 2009 की पिलखाना ट्रेजेडी में जो 57 सोल्जर शहीद हुए थे बांग्लादेश के, उन्हीं के लिए 25 फरवरी को अब हमारा सैन्य शहादत दिवस, अब बांग्लादेश का सैन्य शहादत दिवस मनाया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर ब्राइन पूल्स दैट वाज रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज। देखो बच्चों, ब्राइन पूल्स क्या होते हैं, हाल ही में समाचारों में उल्लिखित ब्राइन पूल क्या है। देखो, ब्राइन पूल्स एक ऐसी वाटर बॉडी है जो कि सी फ्लोर पे पाई जाती है, यानी कि समुद्र के अंदर एक और एक्स्ट्रा वाटर बॉडी का होना। ठीक है, और इस वाटर बॉडी की खासियत क्या है, एक तो यहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इस वाटर बॉडी में ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, यहाँ हाइपर सेलाइन है। ठीक है, यहाँ पे सैलिनिटी जो है वो बहुत ही हद से ज़्यादा है, जिसकी वजह से अगर यहाँ पे कोई भी समुद्री जीव जाता है तो वो बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर सकता, इस ब्राइन पूल में वो मारा जाएगा। इसको हम अंडर वाटर लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम अंडर वाटर लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, ब्राइन पूल्स क्या है, अंडर वाटर लेक्स है जहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पे सैलिनिटी जो है, ठीक है, सलाइन की जो संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, हाइपर सलाइन जिसे हम कहते हैं। तो ऑप्शन ए में ये सब चीज़ें हमें दिख रही हैं, तो यही इसका सही आंसर है। तो ब्राइन पूल्स क्या है, हाइपर सलाइन ऑक्सीजन डिप्राइव्ड लेक्स ऑन द सी फ्लोर। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि साइंटिस्ट के लिए ये बहुत ही बढ़िया सी चीज़ मिली है उनको, ताकि वो पता लगा सके समुद्र के इतिहास के बारे में। ठीक है, किसी भी जो हमारे महासागर हैं इन सब के बारे में पता लगा सके, इनके इतिहास के बारे में, इनकी उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, और ये जो मेनली ब्राइन पूल्स हैं ये कहाँ पाए गए हैं, अभी फिलहाल रेड सी में। ठीक है, रेड सी में पाए गए हैं। क्लियर है। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हु वॉन द मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025। विश्व राजकुमार ने जीता है मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025। इन्होंने 80 रैंडम नंबर, ठीक है, 80 रैंडम नंबर, आप लोगों को यकीन नहीं होगा 80 रैंडम नंबर कितने समय में याद कर लिए, मात्र 13.50 सेकेंड्स में। ठीक है, मात्र
13.50 सेकंड में इन्होंने 80 रैंडम नंबर्स को याद कर लिया और 30 इमेजेस को इन्होंने याद कर लिया मात्र 8.40 सेकेंड्स में। ठीक है, 8.40 सेकेंड्स में इन्होंने क्या कर लिया, 30 इमेजेस को याद कर लिया। तो ये बहुत ही बढ़िया मेमोरी इनकी है और इन्होंने जीता है मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन सी विश्वा राजकुमार वॉन द मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड सिमोलू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? दूसरा सिमोलू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये जो हमारा सिमोलू फेस्टिवल है ये मनाया जाता है आसाम में। ठीक है, ये मनाया जाता है कहाँ बच्चों? आसाम में। इट वॉज हेल्ड इन February 15-16, 2025 इन आसाम। ये 2 दिन मनाया गया था, 15 और 16 फरवरी 2025 को। ठीक है लाखोवा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है बरुंगुरी, वहाँ पर एक इको रिजॉर्ट है जिसका नाम है वुइसांग ना। ठीक है, वुइसांग ना इको रिजॉर्ट में इसको मनाया गया था। ये फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट करता है ब्लूमिंग ऑफ द बॉम्बैक्स सीबा, यानी कि शिमुल, ये एक फ्लावर का नाम है। ठीक है, एक फ्लावर स्पीशीज का नाम है बॉम्बैक्स सीबा शिमुल फ्लावर, और ये प्रमोट करता है इको टूरिज्म को, संरक्षण को, और यहाँ का जो लोकल कल्चर है उसको प्रमोट करता है। ठीक है, ये फेस्टिवल क्या करता है, इन सभी चीज़ों को प्रमोट करता है जिससे कि लोकल टूरिज्म, लोकल कल्चर और इको टूरिज्म बढ़ता है। The festival was held to celebrate the blooming of the Bombyx Siba Shimul flowers and promoted ecotourism, conservation and local culture. Next question है हमारा, Mount Dukono which was seen in news is located in which country? तो ये जो Mount Dukono है बच्चों, ये एक वोल्केनो है। ठीक है, ये एक्टिव वोल्केनो है और ये पाया जाता है इंडोनेशिया में। कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। क्लियर है, ये बहुत ही फेमस है। ठीक है, ये इंडोनेशिया का एक एक्टिव वोल्केनो है, ध्यान रखना, इंडोनेशिया का एक एक्टिव वोल्केनो में से एक है। इंडोनेशिया में बहुत सारे वोल्केनो है, उन्हीं में से ये एक है और ये फेमस इसलिए है क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंट इरप्शंस होते हैं। ठीक है, इसमें फ्रीक्वेंट इरप्शंस देखने को मिलते हैं, ये बहुत बार फटता रहता है। 2025 में भी ये फट चुका है। ठीक है, 2025 में भी ये क्या हुआ है, बेचारा फट गया है। और इसमें से जो ऐश एमिशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ऐश एमिशन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है, इसमें से धुआं वगैरह, स्मोक जो है वो बहुत ज़्यादा निकलता रहता है। साथ ही साथ ये जो हमारा माउंट डुकोनो वोल्केनो है ये एक पार्ट है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का। ठीक है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है हमारा, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है, ये इसका भी क्या है, पार्ट है। ठीक है, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। क्लियर है। Which institution has developed AI-powered tool named AMR Sense for tracking antibiotic resistance in real time? किस संस्थान ने वास्तविक समय में एंटीबायोटिक प्रतिरोध पर नजर रखने के लिए AMR Sense नामक AI संचालित उपकरण विकसित किया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि IIIT दिल्ली। ये जो पहला आई है ये है इंद्रप्रस्थ के लिए। ठीक है, इंद्रप्रस्थ IIT दिल्ली। ठीक है, ये जो एप्लीकेशन है, ये जो AI पावर्ड टूल है जिसका नाम रखा गया है AMR सेंस, ठीक है, ये डेवलप किया गया है बाय IIT दिल्ली। ठीक है, विद कोलैबोरेशन ऑफ ICMR। ठीक है, ICMR के साथ इसने कोलैब किया है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। साथ ही साथ इसने कोलैब किया है CHRI पैथ के साथ। ठीक है, और साथ ही साथ टाटा 1mg के साथ भी इसका कोलैबोरेशन है। ठीक है, टाटा 1mg जो हमारी कंपनी है इसके साथ भी इसका कोलैबोरेशन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज पार्किंसंस डिसीज दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज? पार्किंसंस रोग किस प्रकार का विकार है जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है? तो ये जो हमारा विकार है, ये जो हमारा डिसऑर्डर है, ये ब्रेन से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो, पार्किंसंस डिसीज क्या होती है, एक ब्रेन कंडीशन है जो कि समय के साथ बहुत ही ज्यादा खराब होती जाती है। ठीक है, इट लीड्स टू द डेथ ऑफ नर्व सेल्स इन द ब्रेन, पर्टिकुलरली दोज दैट प्रोड्यूस डोपामाइन। डोपामाइन एक हमारा क्रूशियल केमिकल होता है जो कि हमारे मसल मूवमेंट को स्मूथ करने के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। और ये क्या करता है,
इस बीमारी में क्या होता है कि हमारे वो नर्व सेल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं इस बीमारी के चलते, जो कि डोपामाइन को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। दो तरीके के सिम्टम्स होते हैं, मोटर सिम्टम्स और नॉन मोटर सिम्टम्स। मोटर सिम्टम्स में हमें देखने को मिलता है शेकिंग, बॉडी ट्रेमर होना, ठीक है, बॉडी शेक होना, स्टिफनेस एंड रिजिडिटी, स्लोड मूवमेंट जिसे ब्रेडिकाइनेशिया भी कहते हैं, इम्पेयर्ड बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि हमारा जो बॉडी का बैलेंस है और जो दिमाग का संतुलन है वो बिल्कुल भी तालमेल नहीं खाता। साथ ही साथ नॉन मोटर सिम्टम्स में क्या क्या मिलता है हमें देखने को, इसमें मेंटल हेल्थ इश्यूज सच एज डिप्रेशन और एंजाइटी, ठीक है, स्लीप प्रॉब्लम्स हो जाती है जैसे कि इंसोम्निया, कॉग्निटिव डिफिकल्टीज लाइक इंक्लूडिंग मेमोरी प्रॉब्लम्स, क्रॉनिक पेन एंड सेंसरी इश्यूज, ठीक है। तो ये इसके कुछ की सिम्टम्स हैं, मोटर और नॉन मोटर सिम्टम्स। क्लियर है? तो पार्किंसंस डिसीज क्या है? एक ब्रेन कंडीशन है। क्लियर है? Which institution has launched the one man office initiative for enhanced digital services? किस संस्थान ने उन्नत डिजिटल सेवाओं के लिए वन मैन ऑफिस पहल शुरू की है? तो ये जो संस्थान है, ये जो इंस्टीट्यूशन है, वो है ऑप्शन ए LIC, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। इनका एम यही है कि हर एक व्यक्ति क्या करे, अपने मोबाइल फोन्स के जरिए हर एक इनकी सेवाओं का लाभ उठा सके 24/7, चाहे वो प्रीमियम कैलकुलेटर यूज़ करना हो, ठीक है, अपने प्रीमियम की डेट्स जाननी हो, या किसी भी तरीके की जो फैसिलिटी LIC प्रोवाइड कराता है उसको मोबाइल पे मुहैया कराना इनका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। उसी को हमने कहा है वन मैन ऑफिस। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, मर्मेशिया पायरिफॉर्मिस और मर्मेशिया मिडास विच वर रिसेंटली सीन इन न्यूज बिलोंग्स टू विच स्पीशीज? ये जो बहुत ही दो गंदे से नाम है, हाल ही में खबरों में रहे हैं। क्या नाम है? मर्मेशिया पायरिफॉर्मिस और मर्मेशिया मिडास। ये किस प्रजाति से संबंध रखते हैं? तो ये जो प्रजाति है, फोटो में देखिए, यहाँ पर एक चींटी है और ये बहुत ही हेल्दी लग रही है ना। तो जो हेल्दी चींटी होती है उसे हम कहेंगे सांड चींटी, यानी कि बुल एंट, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो दोनों स्पीशीज हैं, ये जो दोनों प्रजाति हैं, ये किससे संबंध रखती हैं? ये चींटियों के लिए होता है, जिसे हम कहते हैं बुल एंट। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार इज फेमस फॉर इट्स 300-year old स्टोन आर्ट दैट रिसेंटली रिसीव्ड द GI टैग? बिहार का कौन सा जिला अपनी 300 साल पुरानी पत्थर कला के लिए प्रसिद्ध है, जिसे हाल ही में GI टैग मिला है? क्वेश्चन नंबर 13, इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो है गया, ठीक है। गया डिस्ट्रिक्ट जो है इसको मिला है GI टैग, ठीक है। इसके 300 साल पुरानी जो स्टोन आर्ट है, खास करके यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा, ठीक है, लॉर्ड बुद्धा का जो स्टैचू है, ठीक है, और साथ ही साथ महावीर का जो स्टैचू है, ठीक है, ये 300 साल पुराने हैं, ठीक है। तो इनको ध्यान में रखते हुए इसको GI टैग दिया गया है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय इन स्पेस टू सपोर्ट स्पेस टेक्नोलॉजी फर्म्स? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी फर्मों को समर्थन देने के लिए इन स्पेस द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? स्पेस इनोवेशन ग्रांट, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट प्रोग्राम, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड, या फिर स्पेस टेक ग्रोथ फंड? इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो है ऑप्शन सी, ठीक है, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड। इस इनिशिएटिव में क्या किया जाएगा, चाहे वो कोई सी भी कंपनी हो, अगर उसके प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं, जैसे कि अगर वो प्रोजेक्ट बनाता है, एक लॉन्च पैड बनाने का उनका प्रोजेक्ट है, कोई भी रॉकेट बनाने का, सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का, तो इस तरीके के जो स्पेस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं और उनके प्रोजेक्ट्स में बहुत दम हो, तो ये क्या करेगा, उनको 25 करोड़, ठीक है, 25 करोड़ तक के फंड्स प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। मैक्सिमम 25 करोड़ जो है वो इनकी लिमिट है, तो 25 करोड़ तक के फंड ये लोग यहाँ से मांग सकते हैं इन स्पेस से, ठीक है। तो ये इन स्पेस द्वारा लॉन्च किया गया है एक इनिशिएटिव, जिसमें कोई भी कंपनी, ठीक है, किसी भी बढ़िया से बढ़िया प्रोजेक्ट के लिए क्या कर सकता है, फंड मांग सकता है 25 करोड़ तक। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15, इंडिया इज कंडक्टिंग द मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम रखा गया है धर्म गार्डियन विद विच कंट्री? भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित कर रहा है? तो ये जो धर्म गार्डियन नाम का एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज, ये कंडक्ट किया जा रहा है किसके साथ? जापान के साथ। क्लियर है? ये कंडक्ट किया जा रहा है जापान के साथ। द एक्सरसाइज कॉन्सेंट्रेट्स ऑन जॉइंट काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म, ठीक है, काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस इन एन अर्बन एनवायरनमेंट। क्लियर है?
It involves tactical training, joint planning drills and the exchange of expertise between the participating forces. यानी कि जो tactical training होती है, joint drills होती है, planning drills होती है और इन सबको अपनी expertise जिसमें भी इन लोगों की expertise है उसको आपस में share करना. ठीक है. The goal is to build mutual understanding, foster closer defense ties and promote shared commitment to collective security. ये जो सीरीज है, ठीक है, ये जो हमारी एक्सरसाइज है मिलिट्री एक्सरसाइज, इसकी सीरीज कब से शुरू हो गई थी? 2018 से. ठीक है. और ये ऑल्टरनेटिवली इंडिया और जापान में अभी तक चल रही है और इसका जो अभी 6th एडिशन है वो हुआ है जापान में. ठीक है, जापान में फरवरी से लेके मार्च तक 2025 में ये जो छठी एक्सरसाइज है इन मिलिट्री एक्सरसाइज ये चली है. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं. ट्राइब रिसेंटली साइंड एन MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशंस टू प्रमोट ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप. ट्राइब्ड ने हाल ही में आदिवासी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो सही उत्तर है जो ट्राइब्ड ने साइन किए हैं वो है, यहाँ पर सिर्फ 2 लिखे हैं बट इनने साइन करे हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ. ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर है NIFT और HPMC. यहाँ पर 2 नाम दिए हुए हैं इसलिए हम यहाँ पर 2 नाम पे टिक लगाएंगे, NIFT और HPMC. ठीक है, ऑप्शन बी. इसने कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टनरशिप करी है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है स्पेसिफिक पार्टनरशिप्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसने जो पार्टनरशिप करी है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो NIFT के साथ जो इसने पार्टनरशिप करी है उसका ऑब्जेक्टिव है टू फैसिलिटेट द डिज़ाइन एंड प्रोडक्ट क्यूरेशन ऑफ ट्राइबल हैंडलूम एंड हैंडक्राफ्ट प्रोडक्ट्स. HPMC के साथ इसका ऑब्जेक्टिव है टू असिस्ट विद टेक्नोलॉजी एंड टर्शियरी प्रोसेसिंग फॉर हॉर्टिकल्चर एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. रिलायंस रिटेल, ठीक है, रिलायंस रिटेल के साथ भी इसने पार्टनरशिप करी है टू सप्लाई ट्राइबल प्रोडक्ट्स इन बल्क एंड सपोर्ट सस्टेनेबल सोर्सिंग, ब्रांडिंग एंड प्रमोशंस. क्लियर है? HCL फाउंडेशन टू एस्टैब्लिश लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन विद ट्राइबल आर्टिजन्स फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग, न्यू ट्रेनिंग एंड प्रमोशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स. क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा तोरा जमेलो जो कि इंडोनेशिया बेस्ड है, टू एक्सपैंड इंटरनेशनल मार्केटिंग. ठीक है, इंटरनेशनल मार्केटिंग में आगे जाने के लिए सेल्स चैनल्स फॉर इंडियन ट्राइबल प्रोडक्ट्स इन इंडोनेशिया एंड फॉस्टर कल्चरल एक्सचेंज. क्लियर है? तो इन जाइंट्स के साथ इनने क्या करा है? ट्राइब्ड ने पार्टनरशिप करी है और ये है इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स. यहाँ तक सभी को समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं फिर अपने क्वेश्चन नंबर 17 पे. एट विच एयरपोर्ट डिड द यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर इनॉग्रेट्स द उड़ान यात्री कैफे. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने किस हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया है? तो ये जो एयरपोर्ट है जहाँ पे उड़ान यात्री कैफे बनाया गया है, उद्घाटन किया गया है, वो है ऑप्शन सी यानी कि चेन्नई. क्लियर है? ऑप्शन सी यानी कि चेन्नई. अगर मैं आप लोगों से पूछूं जो हमारे यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है बच्चों श्री के राम मोहन नायडू. श्री के राम मोहन नायडू. ठीक है, श्री के राम मोहन नायडू कौन है? ये है हमारे यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द प्रोपोज मोरान गंजाल इरिगेशन प्रोजेक्ट विल बी लोकेटेड इन. प्रस्तावित मोरान गंजाल सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित होगी? तो ये जो मोरान गंजाल है बेटा ये दोनों नदियों के नाम है. ठीक है, और इन नदियों पर एक इरिगेशन प्रोजेक्ट लगाया गया है जिसका उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश में जो इन नदियों के पास का इलाका है वहाँ पर एग्रीकल्चरल, ठीक है, एग्रीकल्चरल और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को, ठीक है, एग्रीकल्चरल और इरिगेशन प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना. ठीक है, तो इसका सही उत्तर कहाँ होगा? ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है मध्य प्रदेश में. क्लियर है यहाँ तक सभी को? आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे. इंडिया इज सेट टू ओपन अ न्यू कॉन्सुलेट इन मार्सेल. द सिटी ऑफ मार्सेल इज लोकेटेड इन. देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पूछा गया है कि मार्सेल शहर जो है वो कहाँ पर है. ठीक है, भारत मार्सेल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने जा रहा है. मार्सेल शहर कहाँ स्थित है? तो मार्सेल शहर आप सभी जानते हैं फ्रांस में स्थित है. ठीक है, और ये जो दूतावास है ये किसके द्वारा खोला जा रहा है? ऑफ कोर्स हमारे जो पूजनीय देवता समान नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इनके द्वारा खोला जा रहा है विद द हेल्प ऑफ फ्रांस के प्रेसिडेंट. ठीक है, फ्रांस के प्रेसिडेंट का नाम क्या है बच्चों? इमैनुएल, ठीक है, इमैनुएल मैक्रोन.
ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन कौन है? ये फ्रांस के प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। क्लियर है? तो प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इमैनुअल मैक्रोन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, कहीं आप लोग पीडीएफ देख के सोचो पीएम इमैनुअल मैक्रोन, तो प्रधानमंत्री यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, इनका शॉर्ट नेम नमो। ठीक है, तो इनके द्वारा यहाँ पर क्या खोला जा रहा है? हमारा वाणिज्य दूतावास खोला जा रहा है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। As per the Indus Water Treaty, India has an unrestricted access from which rivers? सिंधु जल संधि के अनुसार भारत को किन नदियों तक अप्रतिबंधित पहुंच प्राप्त है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो रिवर सिस्टम का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे गलती से। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, सतलुज, ब्यास और रावी। ठीक है, सतलुज, ब्यास और रावी इसका सही आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट है, द नागा साधुज आर एसोसिएटेड विद विच सेक्ट इन द कुंभ मेला? कुंभ मेले में नागा साधु किस संप्रदाय से जुड़े हैं? तो जो हमारे नागा साधु थे ये शैविज्म से जुड़े हैं। ठीक है, शैविज्म से जुड़े थे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन इज नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा 28 फरवरी को। ठीक है, 28 फरवरी प्रतिवर्ष हम क्या मनाते हैं? हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। किसकी याद में? डॉक्टर सीवी रमन। ठीक है, सीवी रमन जी के लिए। ठीक है, 28 फरवरी 1928 से हम क्या मना रहे हैं? अपना विज्ञान दिवस 28 फरवरी 1928 से मना रहे हैं, जो डिस्कवरी की गई थी बाय सीवी रमन जी। ठीक है, इनको नोबेल प्राइज कब मिला था अगर मैं आप लोगों से पूछूं? तो इनको जो नोबेल प्राइज मिला था वो मिला था 1930 में। ठीक है, 1930 में इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, और किस फील्ड में दिया गया था? तो फिजिक्स की फील्ड में इनको दिया गया था। ठीक है, फिजिक्स की फील्ड में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था इन 1930। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्राणी मित्र नेशनल अवार्ड रिसेंटली इन द न्यूज इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन विच फील्ड? हाल ही में खबरों में रहा प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? ये जो प्राणी मित्र नेशनल अवार्ड है ये दिया जाता है एनिमल वेलफेयर की फील्ड में। ठीक है, एनिमल वेलफेयर की फील्ड में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स सीपीआई 2024? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई। ठीक है, 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान इनमें से क्या लगता है आपको, क्या होगा? ठीक है, इसमें जो भारत का स्थान है करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स में, ज़्यादा खुश मत हो, वो 100 नहीं है। ठीक है, ना ही 90 है। मतलब यहाँ पे तो 1 तो देखो ऑप्शन में ही नहीं दिया है ना, कि 1 पे तो सबको पता है, पूरे ब्रह्मांड को पता है कि 1 पे तो भारत कभी आ ही नहीं सकता, 96 है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। अगर बात करें यहाँ पे टॉप किसने करा है, रैंक 1 पे कौन है? हमारा डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क जो है वो रैंक 1 पे है। 2 पे कौन है बच्चों? 2 पे है हमारा फिनलैंड। ठीक है, 2 पे है फिनलैंड। और 3rd पे कौन है? सिंगापुर। ठीक है, 3rd पे कौन है? सिंगापुर। इनके साथ पता नहीं क्यों कंपैरिजन नहीं करते बुद्धिजीवी लोग। ठीक है, कंपैरिजन करेंगे किससे? नेपाल से। देखो नेपाल की हालत, उसके हिसाब से देखो हम कितने आगे हैं। ठीक है, बांग्लादेश देखो क्या हालत है वहाँ पे, देखो कितने आगे हैं हम। पाकिस्तान को देखो हम जब मर्जी तब लथेड़ देते हैं। इनसे कभी कंपैरिजन करो ना। ठीक है, इनसे कभी कंपैरिजन करो तो अपने आप औकात पता लग जाती है। खैर चलो छोड़ो, क्या ही फर्क पड़ता है। छोटा भाई पाकिस्तान। ठीक है, छोटा भाई जो पाकिस्तान है ये कौन सी रैंक पर आया है? ये आया है 135th। ठीक है, 135वें पायदान पे है कौन? पाकिस्तान। और सबसे लास्ट कौन है? सबसे लास्ट है हमारा 180 रैंक पे, और ये है हमारा साउथ सूडान। ठीक है, 180 रैंक पे जो है वो कौन है? साउथ सूडान। क्लियर है? तो ये हमारे कुछ रैंकिंग्स हैं जो कि हैं करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2024 में। ठीक है, इंडिया इस पे कौन से नंबर पे है? 96 रैंक पे है। नेक्स्ट है हमारा, हु इनॉग्रेटेड द वन नेशन वन पोर्ट इनिशिएटिव रिसेंटली? हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सर्बानंद सोनोवाल कौन है? ये हमारे मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स हैं। ठीक है, ये है मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग, मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, एंड वाटरवेज।
वेज 2020 से इस गद्दी को संभाले बैठे हैं। यहाँ पर एक नाम है GR गोपीनाथ। अगर GR गोपीनाथ जी के बारे में बात करें तो ये फिलहाल क्या है, एक इंडियन एंटरप्रेनर है। ठीक है, ये क्या है, एक इंडियन एंटरप्रेनर है। साथ ही साथ ये फाउंडर ऑफ एयर डेक्कन भी हैं। ठीक है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ एयर डेक्कन। ठीक है, और ये रिटायर्ड इंडियन आर्मी के कैप्टन भी रह चुके हैं। रिटायर्ड कैप्टन ऑफ इंडियन आर्मी। ठीक है, और अभी हाल ही में ये क्या है, ये एक ऑथर भी हैं। ठीक है, और ये एक पॉलिटिशियन भी हैं। ठीक है, ये एक ऑथर भी हैं और ये एक पॉलिटिशियन भी हैं। क्लियर है। यहाँ पे जो तीसरा नाम है श्रीधरन जी, ये कौन है, ये मेट्रोमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। श्रीधरन जी क्या है, मेट्रोमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। मेट्रोमैन ऑफ इंडिया। ठीक है, मेट्रोमैन ऑफ इंडिया। साथ ही साथ इनको इंडियन इंजीनियर एंड पॉलिटिशियन भी कहा जाता है। ठीक है, ये इंडियन इंजीनियर हैं, इंडियन इंजीनियर और पॉलिटिशियन फ्रॉम केरला। ठीक है, ही इज ऑल्सो अ पॉलिटिशियन फ्रॉम केरला। क्लियर है यहाँ तक सभी को। श्री गिरिराज सिंह कौन है, श्री गिरिराज सिंह है मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स। श्री गिरिराज सिंह कौन है, ये है हमारे मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स। क्लियर है। मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स का इन्होंने कब से पदवी संभाल रखी है, तो सिंस 2024 ही इज वर्किंग एज मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स। क्लियर है यहाँ तक सभी को। तो इसी के साथ खत्म हो जाता है हमारा प्यारा सा पहला सेट ऑफ फरवरी 2025। एज यूजुअल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए पीडीएफ्स के लिए। ठीक है, और पीडीएफ देखो कुछ भी नहीं होती, जब तक आप अपने नोट्स खुद से नहीं बनाओगे तब तक पीडीएफ सिर्फ पीडीएफ ही बनी रह जाती है और वो आपके फ़ोन में ही रह जाती है। तो बेटर है पीडीएफ का यूज़ करो सिर्फ और सिर्फ एक लुक ओवर करने के लिए। ठीक है, आप अपनी चीज़ों को गो थ्रू कर सको बाय टाइम बिंग। अगर आप सपोज अपने नोट्स कैरी नहीं कर पा रहे कहीं पे, तो आप पीडीएफ्स के थ्रू उसको थोड़ा बहुत पढ़ सको, या अपने पॉइंटर्स बनाने के लिए पीडीएफ्स का यूज़ करो। बाकी जो सबसे बेहतरीन नोट्स होते हैं वो यही होते हैं जब आप अपनी पेन और कॉपी यूज़ करते हैं। ठीक है, जब तक आप पेन और कॉपी यूज़ नहीं करोगे तब तक आप अपने लिए अच्छे से नोट्स नहीं बना सकते। साथ ही साथ आपको क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस लाल बटन को थोड़ा सा दबा देना। ठीक है, इससे हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है कि आप लोगों के लिए हम जो कंटेंट बना रहे हैं वो आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी है और ये आप लोगों के लिए यूज़फुल भी होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।